नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेसिस थे उनके साथ क्या हुआ था, आई एम श्योर आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा। बिल्कुल वैसे ही हालात, बिल्कुल वैसे ही सर्कमस्टांसेस अब कुछ अमेरिका के बन चुके हैं। बिकॉज अमेरिका के जो मेजॉरिटी ऑफ उनके मिलिट्री बेसिस थे वेस्ट एशियन कंट्रीज में, उनको ना केवल डैमेज और डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, बल्कि हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि वो वाले जो बेसेस हैं वो अनइनहैबिटेबल हो चुके हैं। मतलब कि जो अमेरिका के ट्रूप्स हैं वो वहां पे रह नहीं सकते हैं। हालात उनके लिए इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि ऑब्वियसली उनको वहां पे काम तो करना है, तो उनको रिमोटली कुछ कुछ ट्रूप्स को होटल्स में जाकर के, कुछ कुछ ट्रूप्स को टेम्पररी बिल्डिंग्स में जाकर के अब दोस्तों काम करना पड़ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका की ही तरफ से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जो कि इस चीज़ को कंफर्म करती है। ईरान के जो अटैक्स हुए हैं उसकी वजह से जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको अब रिमोटली काम करना पड़ रहा है। सारी चीज़ें आगे चल करके बताऊंगा। आर्टिकल ने कई सारी चीज़ों को बताया है, कैसे अमेरिका ने बड़े लेवल की मिसकैलकुलेशंस करी, उसके बारे में चर्चा भी मैं करूंगा। लेकिन ब्रीफली अगर आपको बताना चाहूं तो बेसिकली बताया ही गया है कि अमेरिका की अगर मिडल ईस्ट वाले एरिया में 19 मिलिट्री फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि 40,000 के आसपास हमें ट्रूप्स देखने को मिलते हैं। उसमें से जो 13 की अमेरिकन बेसिस यूज्ड बाय यूएस ट्रूप्स, स्पेशली जो कुवैत वाले हैं, वो मोस्टली अब अनइनहैबिटेबल हो चुके हैं। बिकॉज ईरान के द्वारा जो मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स देखने को मिली उसकी वजह से उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। बताया गया है कि एटलीस्ट 11 ऐसे हैं जो कि ओवरऑल डैमेज हो चुके हैं। एंड फाइनली ये भी बताया गया है कि जो अमेरिका के ट्रूप्स हैं, जिनको ऑब्वियसली वहां पे काम करना ही है, वो अब उन बेसिस में रह करके काम नहीं कर पा रहे, बल्कि या तो उनको होटल्स में या ऑफिसेज में या फिर कुछ कुछ को तो यूरोप भेज दिया गया है और ये वहां से रिमोटली या फिर ऑल्टरनेटिवली इनको काम करना पड़ रहा है। क्या हुआ है, क्या देखने मिला है, कैसे अमेरिका के द्वारा बहुत ही बड़ी बड़ी लेवल की मिसकैलकुलेशंस को किया गया है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पे दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, मैं डायरेक्टली न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बारे में ही चर्चा करूंगा। इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया कि जिस दिन से फरवरी 28 से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है अमेरिका, इजराइल और ईरान वाली, उस दिन से ही ईरान के द्वारा अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं अक्रॉस दी वेस्ट एशियन एरिया, उसके ऊपर इन्होंने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स को शुरू कर दिया था। इन्होंने बताया कि वो ड्रोन स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स इतनी सक्सेसफुल हुई हैं ईरान की कि वो वाले जो अमेरिका के बेसिस हैं वो अब कंप्लीटली वल्नरेबल हो चुके हैं और वहां पर जो पहले सैनिक अमेरिका के द्वारा डिप्लॉयड थे उनको अब डिस्पर्स कर दिया गया है या फिर रीलोकेट कर दिया गया है टू दी ऑल्टरनेटिव लोकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया कि जो 13 मिलिट्री बेसिस जिनके ऊपर हमें डैमेज देखने को मिला है, पहली बात तो वो ऑलमोस्ट अनइनहैबिटेबल हो चुके हैं। लेकिन जो कुवैत में देखने को मिलते हैं, जो कि बाय द वे ईरान के सबसे ज़्यादा नज़दीक हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर जितने भी अमेरिका के बेसिस हैं उन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम डैमेज को सफ़र किया है। इनकी पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। लेकिन बेसिकली दे हैव टोल्ड कि यूँ तो कई सारे बेसिस डैमेज और डिस्ट्रॉय हुए हैं, लेकिन कुवैत के एरिया में आने वाले जो बेसिस हैं वो सबसे ज्यादा भारी तरीके से डिस्ट्रॉय हुए हैं। इसके बाद जो अमेरिका के ट्रूप्स हैं उनको डिस्पर्स कर दिया गया है, कुछ कुछ ट्रूप्स को तो बल्कि यूरोप तक भेज दिया गया है। बिकॉज वहां पर अब वो कहां पे रह कर के काम करें उसकी कोई भी उनके पास लोकेशन ही अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट रिपोर्ट बताती है कि बहुत सारे ट्रूप्स जो कि वेस्ट एशिया में अभी बचे हुए हैं वो या तो लेस सिक्योर एरियाज में बचे हुए हैं या फिर वो इम्प्रोवाइज्ड लोकेशंस में हमें देखने मिलते हैं। इनफैक्ट एक ऑफिशियल जो कि ऑलरेडी वेस्ट एशिया के एरिया में डिप्लॉयड है, उन्होंने यहां पे बताया कि ये सब चीज़ों के चलते हमारे लिए चीज़ों को प्रोसिक्यूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। बिकॉज हमारी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, जो हमारी क्षमताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी हैं। एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहे हैं आप लोग जानकर के लिटरली हैरान हो जाएंगे। रिपोर्ट ये
बताती है कि अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं वो अब सेंट्रलाइज्ड बेसिस में काम नहीं कर रहे, बल्कि वो डिस्पर्स्ड तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे ट्रूप्स हैं जो कि होटल्स में जाकर के काम कर रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स में जाकर के काम कर रहे हैं, या फिर कुछ कुछ ट्रूप्स के द्वारा टेम्पररी फैसिलिटीज को बनाया गया है अक्रॉस द रीजन, और वहां पर उन्होंने एक्सपीडिएंट ऑपरेशन सेंटर्स को सेटअप किया है। एक्सपीडिएंट का सिंपल मतलब होता है इमरजेंसी लेवल के ऑपरेशन सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी इनके प्रॉपर सेटअप किए हुए मिलिट्री बेसिस थे वो या तो अब वहाँ पे काम करने लायक बचे नहीं हैं, और या फिर वो वाले जो मिलिट्री बेसिस हैं वहाँ पे बहुत सारा जो नेटवर्क बना हुआ था, जो इक्विपमेंट पड़ी हुई थी, वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है। इन्होंने इसी रिपोर्ट के माध्यम से ये भी कंफर्म किया कि जो अमेरिका के ट्रूप्स हैं वो काम तो करते हैं, इंटेलिजेंस एनालिसिस करते हैं, टारगेटिंग करते हैं, स्ट्राइक्स की कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, कमांड कंट्रोल फंक्शंस भी करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा स्केल्ड डाउन लेवल पे उस काम को कर रहे हैं, और उनको पोर्टेबल इक्विपमेंट के माध्यम से ये सारा का सारा काम बेसिकली करना पड़ रहा है। इस पूरी चीज को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के ही द्वारा दोस्तों एक अमेरिका के रिटायर्ड एयरफोर्स स्पेशलिस्ट के द्वारा उन्होंने इस चीज को कमेंट किया। उन्होंने बताया कि ऐसे काम करना बहुत मुश्किल है, और अगर आप ये सोचते हैं कि सारा का सारा इक्विपमेंट आप किसी होटल के ऊपर लगा देंगे या फिर किसी टेम्पररी फैसिलिटी में लगा देंगे, तो पहली बात तो वो करना फीजिबल ही नहीं है, और मान लीजिए अगर आप वो कर भी लेते हैं, उस केस में भी आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो क्षमताएं हैं, वो बहुत ज्यादा लूज होने वाली हैं। ये स्टेटमेंट अगेन मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिटायर्ड एयरफोर्स स्पेशलिस्ट जे ब्रायंट का इंटरव्यू लिया और उन्होंने उस चीज को लेकर यहां पे कमेंट्री करी है। इनफैक्ट उस चीज के बाद दोस्तों रिपोर्ट ने यह भी कहा कि यह दिखाती है कि अमेरिका के द्वारा कितने पुअर लेवल की प्लानिंग को किया गया। इन्होंने बोला कि जो भी ईरान के द्वारा अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स को यहां पे टारगेट किया गया, अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था कि एक्चुअल में अमेरिकन बेसिस के ऊपर इस तरीके से हमले होंगे। अमेरिका ने एंटिसिपेट नहीं किया था, और इसीलिए अपने नॉन एसेंशियल पर्सोनल को वहां से इवैक्यूएट भी नहीं किया था। लेकिन जब ये हुआ तो ऑब्वियसली ये उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका था। इनफैक्ट इन्होंने बताया कि अमेरिका की जो मिस कैलकुलेशन और अमेरिका की जो नॉन प्रिपरेशन थी वो इस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि उन्होंने ना तो फैसिलिटीज को रीइंफोर्स किया, जबकि उनको मालूम था कि अगर वो हमला करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने किसी प्रकार के प्रिकॉशनरी स्टेप्स नहीं लिए, और अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को भी प्रिपेयर नहीं किया था, ना ही उनके पास राइट इक्विपमेंट थी, और इसीलिए ये सारी की सारी चीजें आज अमेरिका के बेसिस के साथ हुई हैं। इस चीज को लेकर दो एग्जांपल्स भी उन्होंने बताए। पहला एग्जांपल उन्होंने बताया कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो कि सऊदी अरेबिया के बीचों बीच देखने को मिलता है, उसमें किसी प्रकार के रीइंफोर्स स्ट्रक्चर्स नहीं थे, जिस वजह से ना केवल वो एयरबेस डैमेज हुआ बल्कि उस एयरबेस में कुछ कैजुअलिटीज भी देखने को मिली। नंबर 2 पे, और ये तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा हमने सुर्खियों में देखा भी था कि अमेरिका के 2 टैंकर्स KC-135 जो कि अमेरिका के, ये मान के चलिए, एयरफोर्स की ओल्डेस्ट टैंकर फ्लीट में हमें देखने को मिलते हैं, उसके अंदर हमें हेड ऑन कोलिजन देखने को मिली। क्यों? बिकॉज उन दोनों टैंकर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन थी वो नहीं हो रही थी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इन्होंने बताया कि जो कोलिजन थी वो इसीलिए हुई थी बिकॉज दोनों टैंकर्स के जो क्रू मेंबर्स थे वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, किसी प्रकार की प्रिपरेशन नहीं थी। और ये चीज़ अगेन उसी चीज़ को दर्शाता है कि अमेरिका ना तो इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर्ड था, बहुत सारी मिस कैलकुलेशंस करी, और आज उसी नॉन प्रेपरेशन का, नॉन रीइंफोर्समेंट का हर्जाना अमेरिका को भुगतना पड़ा। ना केवल उनके बेसिस डिस्ट्रॉय हुए हैं बल्कि उनके जो सैनिक हैं उनको रिमोटली काम करना पड़ रहा है, और उनके जो बेसिस हैं वो अब अनइनहैबिटेबल हो चुके हैं। इनफैक्ट यही कारण भी हो सकता है कि अमेरिका के द्वारा जो अब और अपने सैनिकों को वहां पे डिप्लॉय किया जा रहा है, इस चीज की रिपोर्ट्स भी दोस्तों सामने आना शुरू हो चुकी हैं। आप यहां पे देखिए 2000 के आसपास पैरा ट्रूपर्स को इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स में से डिप्लॉय कर दिया गया है वेस्ट एशिया में। अगेन बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब वो लोग ऑलरेडी वहां पे दिक्कतों को फेस कर रहे हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
इंटेलिजेंस गैदरिंग में दिक्कतें आ रही हैं, ये लोग एग्जैक्टली किस तरीके से काम करेंगे, ये ऑब्वियसली यहाँ पे इनके लिए भी कठिन ही होने वाला है। खैर जो भी होगा आगे चल करके आपके लिए पेश करेंगे, लेकिन जाने से पहले दोस्तों मैं आपको अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में उसकी लिस्ट आपको देना चाहता हूँ। ये आप पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ये बहरीन में है नेवल हेडक्वार्टर, देन कतर में एयरबेस है जो कि बाय द वे अमेरिका का लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है वेस्ट एशिया में, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा ट्रूप्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद यूएई में हमें एयर बेस और नेवल बेस है। देन कुवैत में बहुत सारे आर्मी और एयर बेसिस देखने को मिलते हैं, 2 इराक में है, जॉर्डन में है, सऊदी में है, बहरीन में फिर से नेवल बेस है, कतर में, कुवैत में, अगेन ये बहुत सारे बेसिस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि ऑब्वियसली अमेरिका ने यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं लिया कि ये मैक्सिमम जो गल्फ बेसिस हैं ये ईरान की मिसाइल रेंज में आते हैं, और अगर अमेरिका ने वाकई में इतने बड़े लेवल का हमला करना था तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ईरान बदले में इतने बड़े लेवल का काउंटर अटैक करेगा, जिस वजह से आज इन 17 बेसिस में से वैसे तो 1-2 और भी हैं जो कि हमें आसपास इजिप्ट में देखने को मिलते हैं, लेकिन इन 17 बेसिस में से प्राइमरीली जो 11 बेसिस हैं वो यहाँ पे बड़े लेवल पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी जो भी राय है बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड